नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के मीरपुर में नैनीताल से पिथौरागढ़ जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और यात्री सफर कर रहे थे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, तकनीकी खराबी के कारण एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। नैनीताल से पिथौरागढ़ जा रहा था हेलीकॉप्टर, लेकिन बीच रास्ते में ही उसको लैंड करवाना पड़ा। बिजनौर से तस्वीर हमें मिल रही है। थाना अफजलगढ़ के मीरापुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा। कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, इसीलिए बीच रास्ते में ही इसको लैंड करना पड़ा यूपी के बिजनौर में। नैनीताल से पिथौरागढ़ जाने वाला हेलीकॉप्टर बिजनौर में लैंड कराना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही, लिहाजा प्रचार के आखिरी चरण में अब सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को ही गोला विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा, चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है। अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया, चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है। आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। और डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आम जन की भावनाओं के अनुरूप काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया? आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा और मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब उपचार के लिए किसी को लखनऊ और दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज यहां पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहां के युवाओं को यहीं पर पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में ही लखीमपुर जनपद वासियों को प्राप्त होगी। आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। मैं भी देख रहा था, 1,01,500 से अधिक गरीबों के लिए अकेले लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं। 1,01,000 से अधिक। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 5,77,000 गरीबों के लिए शौचालय भी लखीमपुर जनपद में बने हैं। 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को यानी पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से जोड़ने का काम भी किया गया और 4,220 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही भाइयों बहनों 1,07,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले इस जनपद में हुआ है। सौभाग्य किसान सम्मान निधि में अन्नदाता किसान पहले आत्महत्या करता था। डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,45,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले आपके इस जनपद में लखीमपुर खीरी जनपद में उपलब्ध हो रहा है। हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके,
लगभग 5 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने के कार्य हुए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक रूप कहीं देखना हो तो लखीमपुर खीरी के अंदर है भाइयों बहनों, जहां पर लगभग 40,000 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक सरकार के द्वारा योजना का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं यहां के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के। तो 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे और एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को टिकट दिया है। दोनों में ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के अंतिम दौर में खुद मैदान में उतर करके एक जनसभा की है और कौन सी मुख्य बातें कही ये भी हमने आपको सुनवाया। अंतिम दौर में इस वक्त उपचुनाव का प्रचार है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के रण में खुद सीएम योगी उतरे हैं। तो गोला गोकर्णनाथ सीट, इसका इतिहास क्या रहा है वो भी जानकारी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। कब कौन सी पार्टी ने ये सीट जीती है, सबसे ज्यादा ये सीट अभी तक किसके पास रही है, क्या यहां उम्मीदवार के नाम से चुनाव जीता जाता है या पार्टी का इसमें बड़ा हाथ होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहां पर चुनाव लड़े और जीते जाते रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो जनसभा मुख्यमंत्री योगी ने की, यहां पर भूपेंद्र चौधरी जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर हैं और उनके साथ अमन गिरी जिनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जिनको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और उस उपचुनाव में प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। तो गोरखपुर की ये महत्वपूर्ण सीट जिस पर उपचुनाव होना है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के देहांत के बाद यह सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव होने जा रहा है। उन्हीं के ही बेटे अमन गिरी भाजपा की तरफ से मैदान में, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उनके खिलाफ उतारा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली के देवाल खेता सियालकोट मोटर मार्ग पर पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण सड़क का आधा हिस्सा टूटकर पिंडर नदी में समा गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। 4 दिनों से लगातार पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण 1.5 दर्जन से अधिक गांवों का यातायात संपर्क टूट चुका है। इस दौरान हाईवे पर एक कार भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और कार पर पत्थर गिरने की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, लैंडस्लाइड के बीच किस तरह एक कार फंसी और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, मलबा, धूल कैसे इस कार पर गिर रहा है। 4 दिनों से इस रास्ते पर लैंडस्लाइड चल रही है और इसी लैंडस्लाइड के बीच में एक कार फंस गई और उस कार का क्या हाल हुआ जब कार पर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। बड़े बड़े पत्थर, धूल, मलबा तेजी से गिर रहे हैं इस कार की छत के ऊपर और आप अंदाजा लगाइए कि यदि इसमें उस वक्त कोई बैठा होता तो उसका क्या हाल होता। इस कार की क्या हालत हुई वो आप तस्वीरों में देखिए। 4 दिनों से चल रही एक लैंडस्लाइड के बीच कार फंसी और उसके बाद इस कार के ऊपर जो पत्थर, मिट्टी, मलबा, चट्टान के हिस्से टूट करके गिरे सो अलग।
और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब भूस्खलन होता है या लैंडस्लाइड होती है तो कितना खतरनाक मंजर होता है। कार सवार वक्त रहते बाहर आ गए, लेकिन देखिए कार की क्या हालत हो गई। किसी का कंट्रोल नहीं लैंडस्लाइड पर, और ये मलबा, बड़े बड़े पत्थर पूरी स्पीड से इस कार के ऊपर गिरते जा रहे हैं। अगली खबर बलरामपुर से। उतरौला दंगे के दोषियों को सजा हुई है। 41 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। 18 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। कुल 64 लोगों पर दंगे का आरोप था। 5 आरोपियों की इसमें मौत भी हो चुकी है और 5 फरार हैं। ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। नगर पालिका के 2 पूर्व चेयरमैन को भी सजा सुनाई गई है। 2005 में उतरौला में दंगा हुआ था और उसी केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दंगे के दोषियों को सजा हुई है। कुल मिलाकर 41 दोषी ऐसे हैं जिनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 18 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया था। कुल मिलाकर 64 लोगों पर उतरौला में ये दंगे करने का आरोप था, जिनमें से 18 आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए और बाकी लोगों को यानी कि 41 दोषियों को 5-5 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 5 आरोपियों की इस मामले में मौत भी हो चुकी है और 5 फरार भी हैं। ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है और जिन लोगों को सजा हुई है उसमें नगर पालिका के 2 पूर्व चेयरमैन भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं, सिर्फ पहले से बेहतर रिजल्ट देने की चुनौती है। समाजवादी पार्टी पहले भी दौड़ में नहीं थी और अब भी नहीं है। ये हमेशा बेहतर करने की चुनौती है। जो पिछली बार 8 सीटें भाजपा जीती थी, 1 सीट हमारे माननीय विधायक जी के असमय निधन के कारण खाली हुई है गोला की, तो हमारे लिए चुनौती है बेहतर करने की। पिछली बार से ज्यादा जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम सब लोग इकट्ठा भी हुए हैं और लंबे समय से हमारी पार्टी के संगठन के बड़े बड़े लोग इस चुनाव के प्रबंधन में लगे हैं और जन जन तक अपनी बात हम लोग जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार से बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। पिछली बार जितने ज्यादा वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीते। अपनी हार हताशा में है, कोमा में है और वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है। इस क्षेत्र की महान जनता मन बना चुकी है और उनके मन का प्रदर्शन आपने आज जनसभा में देख लिया। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे और मोदी जी को और योगी जी को और भाजपा को और अमन गिरी को सबको आशीर्वाद देके गए। गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। एसपी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है और ऐसे में एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि गोला गोकर्णनाथ सीट बीजेपी हार रही है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। बात है कि आज तक कोई उनके ऊपर में एफआईआर नहीं, कोई किसी तरह का मुकदमा नहीं। अचानक 110 धारा कहाँ से निकाल आई और निकाल रहे हैं मिनी गुंडा एक्ट। ये मिनी गुंडा एक्ट, फिर कहेंगे बड़ा गुंडा एक्ट, एक छोटा गुंडा एक्ट। ये भारतीय जनता पार्टी को गुंडा एक्ट के बारे में बहुत पता है, क्योंकि सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसलिए गुंडाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि गुंडों की पार्टी है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार अगर किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। अगर वो गन्ना का पेमेंट नहीं करा सकते तो इसके मतलब ये मंत्री सब बेकार है। तो इससे अच्छा तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए जनता ने तय किया है, जो मंत्री हमारा पेमेंट नहीं करा सकता, जो मंत्री हमारी रोड नहीं बना सकते, जो मंत्री यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं खुला सकते, जो मंत्री यहाँ समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो इन मंत्रियों का क्या फायदा। इससे अच्छा तो समाजवादी पार्टी है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। धारा 110 का नोटिस तामील करवाया गया और अब इसे लेकर एसपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। माता प्रसाद पांडे ने कहा, जो सरकार का विरोध करेगा वो गुंडा और माफिया हो जाएगा। इस सरकार का जो विरोध करेगा वो गुंडा हो जाएगा, माफिया हो जाएगा। वो हर तरह से उसको हैरेस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो गुंडा या कोई ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं लिखा, चुनाव क्यों लिखाया। ये उनकी हताशा का वो है परिणाम है।
लखीमपुर खीरी में एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी पर कार्रवाई को लेकर एसपी के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सपा महासचिव रवि वर्मा ने कहा कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव को लेकर सरकार पैनिक में आ गई है। हमारे यहाँ गोला जो है गन्ना किसानों का क्षेत्र है और चुनाव के बावजूद भी यहाँ पिछले साल का करीब 300-400 करोड़ रुपया बनाया है। हम इससे सब नहीं कर पाएंगे। वैसे भी किसानों के दिमाग में सरकार के खिलाफ एक गुस्सा बना हुआ था। तो अब ये हुकूमत सरकारी कर्मचारियों का मिसयूज करके चुनाव जीतना चाहती है, ऐसे इसकी मंशा है। हमको बताया गया, प्रत्याशी ने बताया कि उनके लिए भी 110 की जो गुंडा एक्टिविटीज कहलाती है तामील हुई है ऑफिस में। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात से कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसे मुकाम पर पहुंच गया है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके ऊपर भी किस तरीके की कार्रवाई तामील की जा रही है। आपकी तरफ से चुनाव आयोग को कुछ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है? जी, हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दी है, डीएम को भी लिख के दिया, एसपी को भी दिया है। और हमने जिलाधिकारी से और कप्तान से कहा था कि आप हमें भी आश्वस्त करिए और सरकारी मशीनरी को भी आश्वस्त करिए जो मशीनरी नीचे तक काम कर रही है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। डेटा सेंटर बिल्डिंग की कुल कैपेसिटी 5000 स्क्वायर रैंक की है और साथ ही 28.8 मेगावाट आईटी पावर की सुविधा है, जिससे तकरीबन 48 घंटे का आईटी पावर बैकअप मिल सकेगा। हीरानंदानी समूह का डेटा सेंटर संबंधी उपक्रम योटा के तहत 6 डेटा सेंटर्स बिल्डिंग बनाई जानी है। ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में नोएडा के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। डेटा सेंटर का निर्माण 2021 की शुरुआत में हीरानंदानी ग्रुप की मुंबई स्थित सहायक कंपनी योटा द्वारा शुरू किया गया था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क होगा और इसमें 6 परस्पर जुड़ी इमारतें होंगी और 30,000 रैक की क्षमता की पेशकश करेगा, जो कि 250 मेगावाट से ज्यादा बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन करेंगे और इस समय हम योटा D1 बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे, उसी बिल्डिंग में और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं सर्वर रूम की। ये वही सर्वर रूम है जहां से सारा सिस्टम ऑपरेट किया जाएगा। आपको बता दें, डेटा सेंटर पार्क जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को ये प्रमोट करता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, उसके तहत उस अर्थव्यवस्था को पंख भी लगाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक देश का डेटा जो है वो विदेशों में स्टोर होता था, अब इसके शुरू होने के बाद से देश का जो डेटा है, सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सब यहीं पर स्टोर होगा, यहीं से वितरण होगा, यहीं संरक्षित किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये बैटरी रूम है, बैकअप रूम है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो यूपीएस रूम है। तमाम तरीके की सुविधाएं, हाईटेक सुविधाओं से ये लैस है। अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। न्यू इंडिया में डिजिटल यूपी का बड़ा कदम। शुरू होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर। ये उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है जो ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में
यूपी का ये डिजिटल कदम मील का पत्थर साबित होगा। योटा डेटा सेंटर पार्क से इस नाम से जाना जाएगा इसे। फिलहाल आपको बता दें कि डेटा सेंटर कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। चूंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है। डेटा सेंटर पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया को प्रमोट भी कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी तक आपको बता दें कि यहाँ पर जो भंडारण होता था डेटा का, वो विदेशों में किया जा रहा था, लेकिन अब जो डेटा सेंटर पार्क बनके तैयार हो रहा है, ये भंडारण यहीं हो सकेगा, यहीं से प्रोसेसिंग होगी, यहीं से वितरण होगा। इस डेटा सेंटर के शुरू होने से यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में ये योगी सरकार की बड़ी पहल है, जो डेटा स्टोरेज और रोजगार के लिहाज से बेहद कारगर होगी। इस पार्क में डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाएगा। यहाँ से डेटा की प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेटा स्टोरेज के लिए विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी। यूपी के अंदर बनाया जा रहा है पहला ऐसा डेटा सेंटर केंद्र। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा इसके अराउंड। बहुत सारी कंपनीज को मदद मिलेगी, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो डेटा ड्रिवन है वो यूपी से ऑपरेट कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा और बहुत तरह के नए बिजनेसेस भी क्रिएट होंगे। ऐसी कंपनीज जो मोबाइल ऐप बिजनेसेस में हैं या डेटा एनालिटिक्स बिजनेस में हैं या डेटा प्रिजर्वेशन बिजनेस में है, एनालिसिस में है, ये सारी कंपनीज यहाँ पर डेटा रख पाएंगी। करीब 5000 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बनाए गए इस डेटा सेंटर पार्क को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है। एक बिल्डिंग में 5000 सर्वर रैक होंगे। डेटा सेंटर पार्क में 6 बिल्डिंग बनेंगी। 6 बिल्डिंग में 30,000 सर्वर रैक होंगे। 3 लाख स्क्वायर मीटर में डेटा सेंटर पार्क बनाया गया है। हजारों लोगों को इस पार्क में रोजगार मिलेगा। कुल 6 बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर और एक बिल्डिंग की क्षमता 5000 सर्वर रैक है। कुल 30,000 सर्वर रैक क्षमता से ये लैस होगा। 3 लाख स्क्वायर मीटर में इसे बसाया जा रहा है और 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। फिलहाल तमाम सुविधाओं से लैस ग्रेटर नोएडा का डेटा सेंटर तैयार है। इस सेंटर के शुरू होने से देश में डिजिटल क्रांति को एक नया आयाम मिल सकेगा। नोएडा से हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा।